टेस्ट वाला अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे ये करंट अफेयर्स का जो वार्षिकी है वो चल रही है, जिसमें हम दृष्टि, समसामयिक घटना चक्र तथा जीएस पॉइंटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो 23 और 24 के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो उनको हम यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं आर्थिक समीक्षा 22-23 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजकोषीय घाटा, ये आपको याद रखना है। राजकोषीय घाटा वर्ष 2022-23 के लिए 6.4 यह बजट अनुमान है। ठीक है, 21-22 के लिए 6.7 था, तो आपको दो तो याद रखनी है, 21-22 और 22-23। ठीक है, तो 21-22 का था आपका 6.7% और जो 2022-23 का है वो 6.4% है। ये बजट का अनुमान है। ठीक है, तो ये राजकोषीय घाटा, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल प्रबल संभावित रहता है पूछना, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद मुद्रास्फीति की दर है आपकी 11.5%। और ये दो आधार पर रहती है, एक उपभोक्ता मूल्य पर, दूसरे थोक मूल्य पर। तो उपभोक्ता मूल्य पर आपका है 6.8% तथा थोक मूल्य पर आपका 11.5%। ये 22-23 के लिए अनुमान है। ठीक है, 11.5% और 6.8%। ठीक है, बेसिकली इसमें से आप ये वाला याद रखिएगा 6.8%, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे आधारित है। 6.8% आपका मुद्रास्फीति है। इससे पहले वर्ष 2021-22 के लिए ये 5.5% था। ठीक, विदेशी मुद्रा भंडार ये मार्च के अंत से 2022-23 का जो है वो है आपका $563 बिलियन। ठीक है, इससे जो पहले था 2021-22 में ये $607 बिलियन था। ये बदलता रहता है, अभी शायद ये $615 बिलियन के आसपास होगा। तो ये आपका 22-23 का जो मार्च अंत तक का है। ठीक है, क्योंकि अभी चूँकि 23-24 का आ चुका है, तो वो $615 बिलियन के करीब है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जीडीपी की जो वृद्धि दर है 23-24 के लिए ये अनुमानित है 6 से 6.8। ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा 22-23 के लिए 7% तथा 21-22 के लिए 8.7%। तो ये आपको तीन याद रखने हैं। मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि, ये आपकी 22-23 के लिए 9.1% है। ठीक है, इसके बाद कृषि और संबंधित गतिविधियाँ, मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि 22-23 है, उसके लिए 3.5% है। ये 3.5% अनुमानित है। ठीक है, और 21-22 के लिए 3% था। औद्योगिक वृद्धि दर 22-23 के लिए 4.1% ये अनुमानित है तथा 21-22 के लिए 10.3% था। ठीक है, तो ये अंतरिम अनुमान था और जो 22-23 का ये अग्रिम अनुमान है। ठीक है, तो ये कृषि वृद्धि दर और ये औद्योगिक वृद्धि दर याद रखिएगा। वर्ष 2023 के लिए सकल जीबीए में उद्योगों की भागीदारी, तो देखिए उद्योगों की भागीदारी 30%। ठीक है, इसके अलावा जो खनन और उत्खनन से संबंधित उद्योग हैं उनके लिए 2.3%, उत्पादन से संबंधित उद्योगों के लिए 17.3%, बिजली गैस पानी की आपूर्ति व अन्य उपयोगी जो सेवाएं हैं उनके लिए 2.3%, विनिर्माण के लिए 8.1%। ठीक है, तो ये आपका जो वित्तीय वर्ष 2023 के लिए ग्रॉस जीबीए सेक्टर हैं, इनकी जो भागीदारी है वो रही। ठीक है, कौन सा राज्य किस खाद्यान्न में उत्पादन में प्रथम स्थान पे रहा। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। सबसे पहले चावल में देखिए सबसे जो पहला स्थान रहा है वो पश्चिम बंगाल का है। गेहूं में देखिए उत्तर प्रदेश ये प्रथम स्थान है और इसके बाद दूसरा स्थान आता है मध्य प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का योगदान 33%, मतलब कुल जो उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में वो 33% होता है, जबकि इसका जो देश के उसमें भागीदारी है वो 31% है। ठीक है, कुल मोटे अनाज में कर्नाटक में उत्पादन है 7.30%, देश के कुल उत्पादन में ये 14.34% है। दूसरे स्थान पे राजस्थान और महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे आता है। तुअर दाल में देखिए महाराष्ट्र का पहला स्थान है, 1.37% है उत्पादन यहाँ पे, तथा
कुल उत्पादन में ये 31.49% है। दूसरे स्थान पे कर्नाटका है। चना में देखिए, चना में पहला स्थान महाराष्ट्र का है, 3.28% यहाँ उत्पादन है। देश के कुल उत्पादन में ये 23.82% है। कुल दालों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है, 6.03% यहाँ दालों का उत्पादन है। देश के कुल उत्पादन में यह 21.78% होता है। कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, जबकि मध्य प्रदेश दूसरा स्थान तथा पंजाब ये तीसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 56.11% है, जो कि देश के कुल उत्पादन में 17.77% होता है। तिलहन फसलों में देख लेते हैं। तिलहन में देखिए, मूंगफली में पहला स्थान गुजरात का है। गुजरात में मूंगफली का उत्पादन 4.49% तथा देश के कुल उत्पादन में, जो देश में कुल मूंगफली का उत्पादन है उसमें ये 44% हिस्सेदारी गुजरात की है। दूसरे स्थान पे राजस्थान है तथा तीसरे स्थान पे तमिलनाडु है। इसके बाद सरसों में पहला स्थान राजस्थान का ही है, जहाँ 5.48% उत्पादन है तथा देश के कुल उत्पादन में ये 46.63% है। दूसरे स्थान पे सरसों में मध्य प्रदेश आता है। सोयाबीन में महाराष्ट्र अब पहले स्थान पे आ चुका है। पिछले वर्ष तक मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन में पहले स्थान पे था, जो कि सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अब लेकिन महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश को पछाड़ दिया है, अब महाराष्ट्र सोया स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, सोयाबीन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे स्टेट का एक मतलब चेंज हुआ है। तो देखिए, महाराष्ट्र में कुल उत्पादन 5.46% तथा देश के कुल उत्पादन में भागीदारी 42.12% है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा नंबर हो गया है, तो 5.39% तथा देश के कुल उत्पादन में ये 41.50% है। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ अंतर से ही महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश को यहाँ पीछे छोड़ा है। सूरजमुखी कर्नाटक पहले स्थान पे है। कुल तिलहन में राजस्थान पहले स्थान पे आता है और मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे आता है। यहाँ भी परिवर्तन हुआ है, पहले मध्य प्रदेश पहले स्थान पे होता था, अब राजस्थान ने मध्य प्रदेश को यहाँ पछाड़ा है और राजस्थान पहले स्थान पे आ गया है। इसमें भी ज़्यादा अंतर नहीं है। कुल देश के कुल जो तिलहन उत्पादन है उसका राजस्थान में 22.25% है, जबकि मध्य प्रदेश में यह 21.02% है। ठीक है, गन्ने में उत्तर प्रदेश काफ़ी समय से पहले स्थान पे ही बना हुआ है। 23-24 का जो केंद्रीय बजट था उसमें रेलवे पे 2.40 लाख करोड़ के व्यय का प्रावधान किया गया था। 2013-14 की जो अपेक्षा है ये 9 गुना अधिक था। ठीक है, इसके बाद रेलवे की देखिए आय से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, जैसे कि यात्री भाड़े से और माल ढुलाई से, दो तरीके से रेलवे का आय होती है। ठीक है, तो 2023-24 में जो बजट अनुमान है उसमें आपके रेलवे से आई हुई है 70, जो यात्री भाड़े है उससे आई हुई है 70,000 करोड़ रुपए, जबकि 2023-24 का जो माल ढुलाई से 1,79,500 करोड़ रुपए रेलवे का आय हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो निकल के आती है कि रेलवे की जो आय होती है वो मालगाड़ियों से अधिक होती है बनस्पत यात्री गाड़ियों से। ठीक है, इसके बाद संचालन में कितना मतलब कुल यातायात से कुल संचालन में कितना व्यय हुआ है, ठीक है, और कितनी आय हुई है। तो 23-24 का जो बजट अनुमान है उसमें कुल आय हुई है 2,64,600 करोड़ रुपए, जबकि व्यय हुआ है 2,60,090 करोड़ रुपए। तो ये प्रॉफिट में ही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए उत्कृष्टता केंद्र, तो 3 केंद्र स्थापित किए जाएंगे केंद्र सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय डाटा शासन नीति, जो स्टार्टअप और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति ये लाई जाएगी। इससे अज्ञात नाम से आने वाले डाटा तक पहुंच बनाने में मदद। ई न्यायालय, न्याय के प्रशासन में दक्षता के लिए 7,000 करोड़ रुपए का व्यय करके ई न्यायालय परियोजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो इस पर ई न्यायालय के लिए कितना 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
शहरी अवसंरचना के लिए जो टियर 2 और टियर 3 जो शहर हैं वहाँ पे सार्वजनिक एजेंसियों के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप किया जाएगा। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए धनराशि प्रतिवर्ष उपलब्ध कराई जाएगी। लॉजिस्टिक में देखिए आपका जो पोर्ट है, पोर्टों से कोयला, इस्पात, उर्वरक, खाद्यान्न इनका मतलब परिवहन होता है। 100 जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे। इस परियोजनाओं में निजी स्रोतों के 15,000 करोड़ रुपए सहित 75,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। हरित विकास में 2070 तक पंचामृत तथा शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो हमने लक्ष्य रखा है उसको प्राप्त करने की प्राथमिकता बताई गई है। हरित हाइड्रोजन मिशन 19,700 करोड़ रुपए का व्यय करके किया जाएगा हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए, और इसमें 2030 तक लक्ष्य रखे हैं। उसमें हमने एक जो महत्वपूर्ण लक्ष्य 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन का। 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है, इस पे 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें से 8,300 करोड़ रुपए केंद्रीय सरकार द्वारा सहायता की जाएगी। गोवर्धन स्कीम, गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण मतलब योजना है। तो इसकी एक तो आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। गोवर्धन की फुल फॉर्म क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ठीक है। इस स्कीम में 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसमें कितने मतलब प्लांट लगाए जाएंगे? 500, ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा गोवर्धन का। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट संसाधन केंद्र अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देंगे। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्रों की स्थापना की जाएगी। एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ जोड़कर नवीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये इसका चौथा चरण है, ठीक है। इस योजना में कुछ नए जो कोर्सेज हैं वो प्रारंभ किए जाएंगे, जैसे कोडिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, IoT, 3D प्रिंटिंग, इस तरीके के कुछ नए पाठ्यक्रम इसमें शामिल किए जाएंगे। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इसके तहत स्थापित किए जाएंगे। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्ति का सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र इसके तहत शुरू किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है 47 लाख युवाओं को इसके तहत हम कौशल प्रदान करके उनको सेल्फ एम्प्लॉयड किया जाएगा, ठीक है।